आदरणीय घरोंडा विधानसभा हल्का के सरपंच साहब, मोअज़्ज़िज़ साथियों, अमरजीत कौर जी, अब सबके नाम लेना मुश्किल रहेगा, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, क्षमा चाहता हूं। आज आपने लोक सेवा पंचायत का घरोंडा हल्के का दफ्तर का उद्घाटन किया। ये एक आधार है। इस दफ्तर के जरिए हम क्या करना चाहते हैं हमें पता होना चाहिए। कुछ बातें कहने में कड़वी होती हैं, सुनने में कड़वी लगती हैं, लेकिन अगर ना कही जाएं तो फिर आप अपने फर्ज को नहीं पहचानते। आज हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हम पीछे तो रहे हैं। हमें इस बात को भी मानना पड़ेगा कि इस क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ है, विकास नहीं हुआ। लेकिन इस बात को ढूंढना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है। घरोंडा में तो कोई कमी नहीं है। यहां के मेहनतकश लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से मेहनत करके अपनी कमाई करते हैं। आपस में भाईचारा है, एक दूसरे की मदद करते हैं, राजनीतिक सूझबूझ है। फिर भी हम पीछे क्यों हैं? इसका क्या कारण है? इसका कारण सबसे बड़ा तो एकता का है। आपने देखा होगा कि घरोंडा से जब भी चुनाव होते हैं या तो उम्मीदवार बाहर से है या फिर आपकी मर्जी से नहीं है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि कांग्रेस ने यहां के लोगों का शोषण किया है। बावजूद इसके कि कांग्रेस को समर्थन मिलता रहा, बावजूद इसके कि यहां से आप लोगों ने समुच्चय रूप से पार्टी की नीतियों को समर्थन दिया, उसके बावजूद भी यहां पर कोई विकास नहीं हुआ और भेदभाव की नीति को अपनाया गया। ये सही बात है। अब भाई अगर मैं भाषण करके सोचूं कि भाषण के साथ ही भेदभाव खत्म हो जाएगा तो नहीं होने वाला। आप अगर सोचें कि मेरे करने से या इनके बोलने से भेदभाव खत्म हो जाएगा, नहीं होने वाला। मुझे तो कोई मुगालता है नहीं। मैं तो स्पष्ट हूं अपने मन में। जितना अच्छा बुलवाना है बुलवा लो, 1 घंटा 1.5 घंटा बोल के चला जाऊंगा, लेकिन उससे भेदभाव खत्म होने वाला नहीं है। ना आपकी कोई प्रगति होने वाली है, ना क्षेत्र का विकास होने वाला है। ये सब कुछ तो तब होगा जब आप खुद अपनी ताकत को पहचानोगे, जब आप इस बात का फैसला लोगे, इस बात का संकल्प लोगे कि हमने अकेले नहीं चलना है। समाज का कोई भी हिस्सा, कोई भी वर्ग अकेला नहीं चल सकता। सबको साथ लेकर चलने में ही आपकी मजबूती है। सबको साथ लेकर चलने में ही आप कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं। जब तक ये फैसला नहीं करेंगे कि जिस कमजोर के ऊपर जुल्म हो रहा है, जब तक ये फैसला नहीं करेंगे जिस मजलूम के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसका साथ देना है, उसके साथ कदम से कदम मिलाना है, तब तक आपकी मजबूती नहीं बनेगी। महज बातों से नहीं बनेगी, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। हम अगर पीछे हैं तो यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हम विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं, फैसला नहीं करते हैं। इस बार आप लोगों ने फैसला किया है। इस बार आप लोगों ने डिसाइसिव, जाहिरा तौर पर यह बताया है कि हमने कांग्रेस की सभी नीतियों को नकार दिया है। आपने दिखाया है कि कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में किसी भी समाज के वर्ग को सम्मानपूर्वक नहीं देखा, बराबर का हक नहीं दिया, आगे बढ़ने का बराबर का मौका नहीं दिया।
और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। आप रोज देखते हैं, खास तौर पे ये जो जीटी रोड का एरिया, यमुनानगर से ले लो, कालका से ले लो, होटल तक चले जाओ, एक कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, उसके अलावा इस इलाके में कुछ नहीं आया। कोई बड़ा कारखाना नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। एक एक जिले में 3-3 यूनिवर्सिटियां खुली हैं। एक एक जिले में एम्स, पीजीआई, कैंसर हॉस्पिटल, आईएमटी, एजुकेशन हब हजारों एकड़ में एक एक जिले में खुला है। यहां कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये सोचा गया है, इस इलाके को ये सोचा जाता है कि ये लोग तो कभी इकट्ठे होके ना तो कोई फायदा कर सकते हैं, ना कोई नुकसान कर सकते हैं। ये कारण है। और सबसे बड़े दुख की बात है, मेरे साथियों ने कहा कि आरक्षण की बात आई। आरक्षण तो हमें मिला है। 10% आरक्षण मिलने के बाद आप हैरान होंगे कि नोटिफिकेशन होगी। विधानसभा में उठकर मैंने ये प्रश्न पूछा कि एसबीसी के, स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस के कार्ड बन रहे हैं, जिसकी इब्ज में हमें नौकरी 10% मिलेगी, तो उसके साथ ही सामान्य श्रेणियों के, इकोनॉमिकली बैकवर्ड परिवारों के कार्ड भी बन रहे हैं। मेरी हैरानगी थी जब सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ने उठ के कहा कि हाँ जी उनके भी बन रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड की बात है। मैंने उनसे पूछा कि मुझे नंबर बता दीजिए कि उनके कार्ड कितने बने हैं और स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस के कितने बने हैं। तो पता चला कि 5 लाख से ज्यादा एसपीसी के कार्ड बन चुके थे और 9 कार्ड भी नहीं बने थे। उन्होंने कहा 9 बने हैं। मैंने कहा नाम पता बता दीजिए, एक भी नहीं मिला। उस दिन मैंने फैसला किया कि गांव-गांव में जाके लोगों को बताऊंगा कि अपना सर्टिफिकेट बनवा लो। और 452 गांव में जाके मीटिंगें की थी। 3 महीने लगातार 100 दिन का प्रोग्राम रखा था। और 100 दिन के बाद मैं नहीं जानता कितना असर हुआ होगा, लेकिन इतना बताया कि भाई चाहे किसी परिवार से हो, चाहे पंजाबी परिवार से हो, या क्षत्रिय परिवार से हो, या वैश्य परिवार से हो, या ब्राह्मण परिवार से हो, आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा जिसमें लिखा जाता है कि ये परिवार जिसकी आमदनी 1.5 लाख रुपया सालाना से कम है और जिसके पास 5 एकड़ से भूमि कम है, ऐसे परिवार 95% से ज्यादा हैं। 100 में से 95 लोग ऐसे हैं जिनकी भूमि 5 एकड़ से कम है। 100 में से 95 ऐसे हैं जिनकी 1.5 लाख से आमदनी कम है। वो सर्टिफिकेट तहसीलदार बना के देगा। तो जगह जगह पर ये बात आई कि तहसीलदार कहता है कि हमारे पास तो अभी कोई ऑर्डर नहीं आया। उनसे झगड़ा किया, ऑर्डर पहुंचवाए, फिर भी नहीं जानता कितने बने, लेकिन अब बन गए होंगे। सबको पता है कि जो सर्टिफिकेट बनवाना है। मेरे साथी ने कहा कि 10 में से 2 नौकरियां मिली। उस क्राइटेरिया में 10 नौकरियां आ रही थी, 2 के ही फार्म थे। सर्टिफिकेट बने से 2 को मिल गई, 8 तो ऐसी चली गई हैं जब दोबारा से उनको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। इस बार हम उसका इतना फायदा नहीं ले सके, लेकिन आने वाले समय में सालों साल जब भी कभी नौकरियां निकलेगी, अगर 50,000 नौकरियां, मान के चलिए 5,000 नौकरियां इस नीति के तहत देनी पड़ेंगी और किसी को नहीं दी जा सकती। और फिर बात चली विकास की। विकास के अलावा भी तो विकास होता है। क्या है विकास? सिर्फ सड़कें बनना, गलियां बनने तक महदूद नहीं होता विकास। समाज का विकास तो आर्थिक रूप से भी होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी होना चाहिए। और जब तक बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, विकास नहीं होता। और बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? अगर एक नौकरी इस घरौंडा में आती होगी तो 100 कहीं और जाती है। अब मुझे तो नहीं लगता, मैं समझता हूं घरौंडा में कितनी नौकरियां मिली होंगी।
यानी कि आप कह रहे हैं जो मिली भी है वो भी हमारे काबिलियत के लिहाज से नहीं मिली, उसमें भी कुछ आपको करना पड़ा, ये कह रहे हैं ना। तो भाई ऐसी नौकरियों का क्या फायदा। अब अगर मेरी बात इसी की तो मैं बात पूछना चाहता हूं कि अगर आप मानते हैं कि भेदभाव है, आप मानते हैं कि आपके हक के ऊपर डाका पड़ा है, तो मैं इतनी देर से यही शोर कर रहा हूं। जब मैंने ये आरक्षण वाली बात कही, बंद नहीं किया गया इस बात को कि आप 100 दिन के लिए घूम क्यों रहे हैं, प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने उनको कहा था कि कांग्रेस का प्रचार नहीं करूंगा। मैं लोक सेवा पंचायत की तरफ से निकला था। लोक सेवा पंचायत के तहत ही मैंने एक सामाजिक कार्य को लेकर निकला हूं ताकि सामाजिक जागरूकता लोगों में ला सकूं, जिससे मुझे फायदा हुआ है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी हमारे साथ यही होगा जो पहले हुआ है। फर्क क्या है बता दीजिए, कोई अंतर है? अगर वही लोग बैठे हुए नंबर लगाएंगे इंटरव्यू के, तो नौकरी आपको नहीं मिलनी, ये मान के चलिए। ये यूथ के लड़के खड़े हैं यहाँ पे, के साथ कोई इंसाफ होने वाला नहीं है। और जो भी बंदे बैठे हैं, कई बार तो ये देखा गया कि नौकरी लेने जाने वाला जो व्यक्ति है वो एमएससी है, पीएचडी है, एमकॉम है, एमटेक है, और जो इंटरव्यू ले रहा है वो बीए पास भी नहीं है। तो इंटरव्यू क्या होगी आप समझते हैं। और ये तो साफ सी स्पष्ट सी बात है, जिस बच्चे के 50 नंबर हैं उसको इंटरव्यू में आप 24 दे दो 25 में से, उसके तो 74 हो गए 74, और जिस बच्चे के 70 नंबर हैं उसको 2 दे दो इंटरव्यू। आपकी डिस्क्रिप्शन है, उसको 72 मिले, तो नौकरी तो 50 नंबर वाला लेके जाएगा, 70 वाले को नौकरी नहीं मिलती। और इसको बंद होना चाहिए। मेरी मांग है, हम जगह जगह मांग कर रहे हैं, और आप अगर इस मांग को समर्थन नहीं देंगे, अगर इन्होंने ये बंद नहीं किया तो हम एजिटेशन करेंगे, और एजिटेशन में अगर आप समर्थन नहीं देंगे तो हमारे हालात नहीं बदल सकेंगे। हम मांग सिर्फ यही रख रहे हैं, इंटरव्यू सिस्टम बंद किया जाए, मापदंड बनाए जाएं। अगर आपने कहा है 70% वालों को ही नौकरी मिलेगी, तो 70 वालों को ही मिलनी चाहिए, 50 वालों को नहीं मिलनी चाहिए। आप 50 वाले को इंटरव्यू के बहाने 70 से ऊपर मत लेके जाओ। इंटरव्यू स्क्रैप करो, क्योंकि इंटरव्यू की वजह से ये सारी धांधली होती है। इसको खत्म करो। हम इंटरव्यू को खत्म करने के पक्ष में हैं, और अगर कोई भी इंटरव्यू लेने के साथ अब नौकरियों की बात की जाएगी, हम पूरे जोर से उसका विरोध करेंगे। और दूसरी बात मैंने आपसे स्पष्ट शब्दों में यही कही थी कि मिलजुल कर चलो। ये बात सिर्फ इंटरव्यू की नहीं, बच्चों के भविष्य की है। ये पिछले 50-40 वर्ष से जो चलता आ रहा है आपके साथ, भेदभाव होता रहेगा, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारे में यहां सत्ता लेने की बात आती है, कैसे एकता आ जाती है, 1 मिनट में बदल जाती है। मिनट में कोई नेता भी बदल लेते हैं, क्षेत्रीय जो आपने देखा तो है, तो फिर कैसे चलेगा। और आप हमेशा सोचते रह जाते हैं, अभी भी चुनाव 3 महीने बाद आएंगे, और अगर वो भी निकल गया तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये देख लेना। हाँ, फिर डंडा ऐसा 5 साल फिर रहेगा। और एक बात और याद रखो, आप लोगों ने इससे बाहर निकलना है। क्या होता है कि एक व्यक्ति को आपने चुन लिया और वो व्यक्ति निकम्मा निकला, आप उसको नकार देते हो, दूसरे को चुन लेते हो। और बदकिस्मती ऐसी कि दूसरा भी निकम्मा निकला, तो फिर क्या करते हो, पहले वाले फिर चुन लेते हो और दूसरे को नकार देते हो। ये काम छोड़ दो। जिस व्यक्ति को आपने परख लिया, पहचान लिया कि वो काम का नहीं है, उसे दोबारा मौका मत दो, तभी इनको समझ आएगी। नहीं तो सबको पता है कि करना कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। एक बार मैं बन जाऊंगा, दूसरी बार वो बन लेगा, तीसरी बार मैं बन जाऊंगा, चौथी बार वो बन लेगा, तो ये हमारे बीच में बात रहेगी। तो ये धारणा भी बंद करो। जिस व्यक्ति को एक बार परख लिया, दूसरी बार परखने की जरूरत नहीं है। जिस पार्टी के बारे में आपने मन बना लिया, पार्टी के
बना लिया, उस मन में अपने में तब्दीली मत लाना। पार्टियां बदल लेती हैं रंग गिरगिट की तरह, आप उस भलेके में मत आ जाना। आपको पता है, आप कम से कम इतना तो सोचो कि हमारा भविष्य किसके साथ लगा हुआ है। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आज नहीं सोचेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी, ये मान के चलेगा। अगर हम नहीं बना पाए तो आप समझ नहीं सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं कह नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता, आप समझ नहीं सकते हैं कि आने वाले समय में कैसा वातावरण होगा, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। एक जीत के बाद, अभी तो किसी की सरकार ना बनी हो जाए, एक जीत के बाद किस तरह से दिमाग में अहंकार आता है, इस अहंकार को मिटाना है। अहंकार को मिटाने के लिए आप सक्षम हैं। बस एक ही काम करना है, अकेले करके नहीं मिटा सकते। ये हम अकेले चलेंगे, इससे बात नहीं बनेगी। मैं तो ये कहता हूं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, हम सब बराबर के, हमें सबके एक अधिकार है। और जब तक आप किसी गरीब का साथ नहीं देंगे, आप दे सकते हैं और आपके साथ लोग चलने को तैयार हैं। आप सबको साथ लेके चलो, कदम से कदम मिला के चलो। पहला कदम उठाओगे तो लोग आपके साथ खुद ब खुद कदम से कदम मिला के चलेंगे और आपकी कामयाबी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।